हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। कल हमने जीव द्रव्य के भाग और जीव द्रव्य के भौतिक गुणों के विषय में चर्चा की थी, और आपने यदि वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जीव द्रव्य के जो गुण हैं वो आपको बताए गए। यहाँ हम उसकी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि ये चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें, और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हम जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन। जैसा कि हम जानते हैं, जीव द्रव्य क्या है? एक जीवित पदार्थ है। जीव द्रव्य जो है वो एक जीवित पदार्थ है। मृत अवस्था में इसका विश्लेषण संभव नहीं है कि इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। अतः इसका विश्लेषण कब किया जाए? जब यह जीवित अवस्था में हो। कल हमने कुछ गुण के विषय में बताया था। जैसे जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य दो अवस्थाओं में परिवर्तित होता रहता है, साल और जल। ये साल और जल दोनों अवस्थाओं में बारी बारी से जो है वो परिवर्तित होता रहता है। इसका विश्लेषण करने पर इसमें ये निम्नलिखित पदार्थ पाए गए। मुख्य रूप से जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कुछ अकार्बनिक पदार्थ, आरएनए और डीएनए। आइए थोड़ा सा इनके विषय में चर्चा करते हैं। जल एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है जीव द्रव्य। जैसा कि हम जानते हैं, कहावत भी कही गई है, जल बिन सब सूना। यदि मछली है, मछली को जल से निकाल दे तो आप लोग जानते हैं मर जाएगी। लेकिन यहाँ ये समझने की बात है कि यदि जीव द्रव्य में जल कम मात्रा में है तो जीव द्रव्य मृत हो जाएगा। यानी जीव द्रव्य में जल भरपूर मात्रा में होना चाहिए। आपने देखा होगा, पेड़ पौधे या मानो आपको ही जल न मिले तो आपको प्यास लगती है, उसके बाद जल की कमी हो जाती है शरीर में। पेड़ पौधों को जल न मिले तो पेड़ पौधे क्या होता है? मुरझा जाते हैं। एक ऐसी कंडीशन आती है कि जल भी दिया जाए तो पेड़ पौधा जो है वो मर जाता है। से कंपोनेंट है किसके लिए? जीव द्रव्य के लिए। जल ये भार है, भार का प्रतिशत है जल का 90 ± 2, यानी 90 से लेकर के ±2 88% भी हो सकता है। और किसके भार का? जीव द्रव्य के भार का। ध्यान रखिएगा, जीव द्रव्य के भार का 88% भी हो सकता है और 92% भी हो सकता है। सबसे जल किसमें पाया जाता है? जलीय पौधों में। जलीय पौधे जितने हैं उनमें सबसे अधिक जल पाया जाता है, और एवरेज कितना? लगभग 85% जल होता है। जलीय पौधों के वेट का 85% 85% जल होता है। बीजों में आप जानते हैं बीज सबसे शुष्क होते हैं। बीज जो है वो सबसे शुष्क होते हैं। उनमें लगभग 40 से 50% तक जल उपस्थित होता है। किसमें? बीजों में। ना नमी की मात्रा कितनी होती है? लगभग 40 से 50% जल उनके जीव द्रव्य में उपस्थित होता है। उसके बाद एक और कंपोनेंट के विषय में जानते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जीवों के शरीर के रिपेयर में काम आता है। रिपेयर में ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन हाई ऊर्जा का स्रोत है। ये लगभग कितना होता है? 7 ± 2, यानी लगभग 5% से लेकर के 9-10% तक होता है। किसमें? जीव द्रव्य के प्रतिशत भार के अनुसार कितना होता है? लगभग 5 से 9 या 10% तक प्रोटीन जीव द्रव्य में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत हैं। जो भी हम खाते हैं
वो क्या खाती हैं? कार्बोहाइड्रेट। वो हमारे भोजन में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से होता है, चाहे हम चावल खाएं, चाहे हम रोटी खाएं, उन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। फलों में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन से फलों में? मीठे फलों में, उसमें भी शुगर होती है। शुगर का मतलब कार्बोहाइड्रेट। किन के रूपों में हम लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। इस रूप में हम कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। ये क्या है? ऊर्जा देते हैं। किसके यौगिक हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा के स्रोत हैं जीवद्रव्य में। ये मुख्य रूप से उपस्थित होता है। अन्य अकार्बनिक पदार्थों में विभिन्न प्रकार के लवण, विभिन्न प्रकार के अन्य एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के, ये सभी उपस्थित होते हैं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट भी घुलित अवस्था में इसमें उपस्थित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये भी अकार्बनिक पदार्थ है, तो कोशिका में ये भी उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण घटक है आरएनए। आरएनए जैसा कि हम जानते हैं इसका पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये किसमें भाग लेते हैं? संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। किसके डायरेक्शन में? डीएनए के डायरेक्शन में। डीएनए के डायरेक्शन में प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अब इसके बाद आता है कितना परसेंट है आरएनए? 0.7%। किसका? भार का। किसके? जीवद्रव्य के भार का 0.7%। इसके बाद डीएनए आता है। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। आनुवंशिक पदार्थ क्यों है? कुछ वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किया। इसको यहाँ अभी मेंशन नहीं करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में मेंशन करेंगे। यदि आप वीडियो लगातार देखेंगे तो मिस नहीं कर पाएंगे। बच्चों जान लीजिए, कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हम बारी बारी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। पिछला वीडियो भी यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए, क्योंकि जीव विज्ञान क्या है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ। यदि हम, जैसे एक कड़ी होती है, कड़ी, जंजीर की एक कड़ी को काट दें तो क्या होगा? जंजीर टूट जाए ना। जंजीर क्या होगी? टूट जाएगी। एक कड़ी को हम काट के निकाल दें तो क्या होगा? जंजीर टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है? तो इसी तरह से जीव विज्ञान में एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ, दूसरा अगले से जुड़ा हुआ, अगले फिर अगला से जुड़ा हुआ। तो इसीलिए हमको कुछ मिस नहीं करना है। हमको क्या करना है? सीरीज दर सीरीज हमको वीडियो देखना है। और ये जान लीजिए, कोशिका एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग जीव विज्ञान को कवर करता है। कोशिका का 80% जीव विज्ञान को कवर करता है। फिजियोलॉजी भी इससे जुड़ी हुई है, जेनेटिक्स भी इससे जुड़ी हुई है, वर्गीकरण भी इसी से जुड़ा हुआ है, सब चीज़ें इसी से जुड़ी हुई। तो इसको मिस मत कीजिए आप लोग। और ये लंबा चलने वाला है। छोटे छोटे वीडियो में हम आपको टॉपिक दर टॉपिक इसके विषय में विस्तार से बताते रहेंगे। जहाँ जब जो आएगा पिछला रेफरेंस भी देंगे और अगला रेफरेंस भी देंगे। अब डीएनए के विषय में हम लोग, डीएनए का रेप्लिकेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सभी हम कब पढ़ेंगे? आगे चल के पढ़ेंगे। सिर्फ हमें इतना जानना जरूरी है कि प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए करता है। 3 प्रकार के आरएनए हैं। आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। प्रकार के आरएनए होते हैं। किससे बनते हैं? तीनों। डीएनए से इनका निर्माण होता है। इसी डीएनए की देखरेख में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, लेकिन विस्तार पूर्वक इसको हम अगले वीडियोज में जानेंगे। डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सिद्ध किया कि हाँ, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, व्यक्ति के लक्षणों का वाहक है, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है।
कितना होता है? लगभग 0.4%, जीव द्रव्य का 0.4%। तो इस तरह से ये कुछ भाग हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स, लैटेक्स, विटामिन्स, ये सभी जो है उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये भी जीव द्रव्य में उपस्थित होते हैं। अब आगे हम जीव द्रव्य के भाग को जानेंगे। जीव द्रव्य का भाग क्या है? जीव द्रव्य के भाग। जीव द्रव्य के भाग, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि जीव द्रव्य के दो भाग हैं, कोशाद्रव्य और दूसरा केंद्रक। कोशाद्रव्य और केंद्रक, ये जीव द्रव्य क्या है? कोशाद्रव्य, या इसको अंग्रेजी में हम लोग साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। यह क्या होता है? मान लीजिए एक सेल है, ये केंद्रक है। अब ये जो चारों ओर से घिरा हुआ है, केंद्रक किससे चारों ओर से घिरा हुआ है? ये जितना भी भाग है, ये सब किसका है? ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? ये केंद्रक है, या इसको अंग्रेजी में हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म कोशाद्रव्य क्या है? कोशाद्रव्य घेरे रहता है केंद्रक को, और केंद्रक किससे घिरा होता है? कोशाद्रव्य से। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर आपको समझा रहे होंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा बहुत ध्यान से कि केंद्रक के ऊपर कवरिंग नहीं पाई जाती। केंद्रक कला अनुपस्थित होने के कारण ये जो इसका आनुवंशिक पदार्थ है, किसके संपर्क में होता है? डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के संपर्क में होता है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक मुख्य लक्षण है, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा था। नहीं देखा हो तो प्लीज आप उसको जाकर के पीछे जरूर देखिएगा। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब हम आते हैं कोशाद्रव्य में। कोशाद्रव्य को भी विभाजित किया जा सकता है, 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कोशाद्रव्य को 3 भागों में किया जा सकता है। टोनोप्लास्ट, अभी इसके विषय में हम बताएंगे टोनोप्लास्ट क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दोनों के बीच का भाग, टोनोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का भाग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का भाग। एक छोटी संरचना देख ले, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये हो गई टोनोप्लास्ट यानी रिक्तिका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रिक्तिका। अब यही देख लीजिए, रिक्तिका हो गई, और ये क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ये क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और ये बीच का भाग, दोनों के बीच का भाग। तो इस तरह से ये हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जानते कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। 2 मत मुख्य रूप से मान्य हैं। नंबर 1 यूनिट मेम्ब्रेन,
और दूसरा फ्लड मोजेक मॉडल। फ्लड मोजेक मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लड मोजेक मॉडल। फ्लड मोजेक मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन को दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन को दिया था रॉबर्टसन ने। एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्टसन, उन्होंने कहा, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया। दूसरा है फ्लड मोजेक मॉडल, इसको प्रस्तुत किया सिंगर एंड निकोलसन। दो वैज्ञानिकों का नाम है सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया यूनिट मेम्ब्रेन को रॉबर्टसन ने, और फ्लड मोजेक मॉडल को सिंगर और रॉबर्टसन ने 1959 में और इसको 1972 में प्रस्तुत किया। मित्रों, कहीं ये टॉपिक लंबा ना हो जाए, इसके विषय में हम लोग विस्तार से कल चर्चा करेंगे। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो बराबर देखते रहिएगा, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत